नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर एवं असिस्टेंट ऑपरेटर कर्मशाला कर्मचारी से संबंधित जो 50 प्रश्न हैं, हिंदी से संबंधित प्रश्न आएंगे, उसका यह वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, आज इसमें हम लोग 50 प्रश्न को चर्चा करेंगे, जिसमें से 5 प्रश्न जो कि गधान से पूछे जाते हैं, उस 5 प्रश्न को छोड़कर बाकी 45 प्रश्न को हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 5 तक यह है जो गधान से संबंधित प्रश्न है, जो कि इसको आप अपने से खुद से देख लीजिएगा। देखिए गधान से इसको वीडियो आप रोक करके पढ़िएगा। और फर्स्ट प्रश्न है जो कि देखिए फर्स्ट प्रश्न ये है, इसको आप आंसर दीजिएगा। इसी तरह सेकंड गधांश वही है, सेकंड प्रश्न ये है, इसमें आंसर आप देने की कोशिश कीजिए खुद से। इसी तरह थर्ड प्रश्न है, वीडियो को रोक करके आप इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। फोर्थ प्रश्न है और ये फिफ्थ प्रश्न है। आइए 6 प्रश्न से चर्चा करते हैं। 6 प्रश्न में है, तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। बताना कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो इसका आंसर होगा इसमें यमक अलंकार है। तो परवारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार होता है किसी कविता या काव्य में एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और भिन्न भिन्न स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो, यमक अलंकार होता है। किसी कविता या काव्य जब होता है उसमें एक ही शब्द जो 2 या 2 से अधिक बार जब आता है और उसका स्थान जब भिन्न भिन्न स्थान होता है तो उसका अर्थ भिन्न भिन्न होता है, तो वहाँ पे हम लोग यमक अलंकार का समझेंगे। नेक्स्ट है इसमें श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार होता है अर्थात एक ही शब्द में 2 अर्थ चिपके होते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होते हैं। शब्द तो एक होते हैं किंतु उस शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, श्लेष अलंकार होते हैं। श्लेष अलंकार का होता है शब्द एक ही होगा बाकी उसका अर्थ कई होता है। इसी तरह अभी आपने देखा यमक अलंकार। यमक अलंकार में होता है कि इसमें होता है कि शब्द एक ही होता है बाकी भिन्न भिन्न स्थानों पर 2 या 2 से अधिक स्थान पर आता है और भिन्न भिन्न स्थानों पर अपना भिन्न भिन्न उसका अर्थ देता है, यमक अलंकार हुआ। इसी तरह उपमा अलंकार। उपमा अलंकार होता है, उपमा का अर्थ है तुलना। उपमा जैसी है उसमें आप समझिए कि तुलना करना है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। उपमा माने तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होगा। अर्थात जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए तो 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। तुलना जैसी होगा वहाँ पे उपमा अलंकार होगा। इसी तरह अगर रूपक अलंकार, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे तब वहाँ रूपक अलंकार कहलाता है। रूपक अलंकार होता है कि अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमा मान लिया जाए, यानी दोनों अलग अलग नहीं होगा, इतना समानता होता है कि दोनों नज़दीक हो जाता है, तो यह रूपक अलंकार होगा। उपमा अलंकार, उपमा माने तुलना हो जाता है। श्लेष माने इसमें होता है कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके होते हैं, 2 या 2 से अधिक अर्थ चिपके रहेंगे। आशु विमानक शब्द का पर्यायवाची बताइए। आशु विमानक शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आंसर होगा अश्व। अश्व जो है से आशु विमानक शब्द का पर्यायवाची होगा। आशु विमानक का पर्यायवाची होगा अश्व। अश्व का अन्य पर्यायवाची होता है घोड़ा। आशु विमानक तुरंग, घोटक है, तुरंगम, वाजी, सैधव, रविपुत, ये सब जो कि होता है आशु विमानक का पर्यायवाची शब्द होता है। नेक्स्ट है इसमें लक्षित का विलोम बताना है। लक्षित का विलोम क्या होता है? तो लक्षित का विलोम होगा अलक्षित। लक्षित का विलोम होता है अलक्षित।
लक्षित का अर्थ होता है ध्यान में आया हुआ और अलक्षित का अर्थ होता है न देखा हुआ यानी अज्ञात। लक्षित का अर्थ होता है ध्यान में आया हुआ या इस ध्यान में आया हुआ जिसे हम लोग निर्दिष्ट कहते हैं। लक्षित का अर्थ होता है निर्दिष्ट और अलक्षित का अर्थ होता है अज्ञात, जिसे देखा न हुआ हो यानी न देखा हुआ अलक्षित, देखा हुआ है जो ध्यान में आया हुआ है उसे लक्षित या निर्दिष्ट कहते हैं। इसी तरह लोलुप, लोलुप का विलोम होता है अनासक्त। लिप्त, लिप्त का निर्लिप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि इसमें अनेकार्थी शब्द बताना। जैसे अज का होता है, एक होता है बकरी तो और दूसरा क्या होता है, अज का दूसरा अर्थ क्या होता है, तो अज का दूसरा अर्थ होता है अजन्मा। अज माने एक अर्थ होता है बकरी, दूसरा होता है अजन्मा। इसी तरह अगर गुप्त है, गुप्त का अनेकार्थी होता है अवरुद्ध, बंद या प्रच्छन्न। इसी तरह स्थिति का अनेकार्थी होता है अवस्था, उम्र, दशा। इसी तरह स्वत्व का अनेकार्थी होता है अधिकार, कब्जा और शक्ति। स्वत्व का अनेकार्थी होता है स्वत्व माने अधिकार, कब्जा, शक्ति। स्थिति का होता है अवस्था, उम्र, दशा। गुप्त का अनेकार्थी होता है अवरुद्ध, बंद, प्रच्छन्न। इसी तरह अनेकार्थी बताना है। द्वार का एक अर्थ होता है अंश, तो इसी तरह दूसरा अनेकार्थी क्या होगा, तो द्वार का दूसरा अर्थ जो होता है साधना। द्वार का पहला अनेकार्थी अंश, इसी तरह दूसरा होता है साधना। साधन होता है, द्वार माने अंश, साधन। द्वार को अंश और साधन कहते हैं। इसी तरह नाग का अनेकार्थी होता है धनंजय, विष्णु, अर्जुन। नाग का अनेकार्थी धनंजय, विष्णु और अर्जुन। इसी तरह जत्था, जत्था का अनेकार्थी होता है दशा, दस्ता, तौलिया, सैनिक दल, जिसको जत्था कहते हैं, दस्ता, तौलिया और सैनिक दल। इसी तरह द्वंद्व, द्वंद्व का अनेकार्थी होता है कलह, जोड़ा, रहस्य। कलह, जोड़ा और रहस्य। अनेकार्थी शब्द का जो होता है अधिकतर प्रयोग जो कि यमक और श्लेष अलंकारों में किया जाता है, तो इसको आप लोग ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट है, जो अपने पथ से भटक गया हो, इसको क्या कहेंगे। जो अपने पथ से भटक गया हो उसे पथ भ्रष्ट कहेंगे। जो अपने पथ से भटक गया उसे पथ भ्रष्ट कहेंगे। इसी तरह अन है, जो परायों का हित चाहता हो, परमार्थी कहेंगे। प्राण देने वाली औषधि, प्राण देने वाली औषधि को प्राणदा कहेंगे। इसी तरह जो दूसरे के अधीन हो, इसे पराधीन कहेंगे। जो दूसरे के अधीन हो, पराधीन। जो परायों का हित चाहता हो, परमार्थी। प्राण देने वाली औषधि प्राणदा कहलाता है। इसी तरह नेक्स्ट है, जो सूना न हुआ हो, जो सूना न हुआ हो, अवश्रव्य। इसी तरह जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, अलोकज्ञ। जिसके आदि का पता न हो, अनादि। इसी तरह जो सहनशील न हो, असहिष्णु। जो सहनशील न हो उसे असहिष्णु प्रयोग करेंगे। इसी तरह जो यानी जिसके आदि यानी प्रारंभ का पता न हो, अनादि। इसी तरह जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, उसके लिए अलोकज्ञ शब्द का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है, इसमें श्रुति भिन्नार्थ बताना है। कक्र, तक्र और तर्क में। तक्र और तर्क में समानार्थी भिन्नार्थ इसको बताना है। तक्र मतलब होता है मठा और तर्क माने होता है बहस। तक्र माने मठा और तर्क माने होता है बहस। इसी तरह अन्य समानार्थी भिन्नार्थ है जो कि तरी, तरी। त दीर्घ से री, तरी। त हर्षई से री, तरी। र के एक बार हर्षई से एक बार दीर्घ से तरी, तरी। त में अगर री दीर्घ से हो उसका अर्थ होता है तरी माने गिलापन। इसी तरह त हर्षई री होता है, इसका अर्थ होता है नाव। इसी तरह दारू, दारू। दा हर्षऊ रू अगर रहे तो लकड़ी, और दा दीर्घऊ रू रहे तो शराब। दा दीर्घऊ रू माने शराब, दा हर्षऊ रू माने लकड़ी। इसी तरह दार, द्वार। दार माने होता है स्त्री और द्वार माने होता है दरवाजा। दार, द्वार। दार माने स्त्री, द्वार माने दरवाजा। दारू, दारू। दा हर्षऊ रू माने लकड़ी और दा दीर्घऊ रू दारू माने शराब। इसी तरह तरी, तरी।
त दीर्घ री तरी मने गिलापन और त हर्षई री तरी मने नाव। नेक्स्ट यहाँ है, इसमें बताना है कि अभिज्ञ और अविज्ञ, अभिज्ञ और अविज्ञ के मतलब बताना है। तो अभिज्ञ माने होता है जानकार और अविज्ञ माने मूर्ख। अभिज्ञ और अविज्ञ, अभिज्ञ माने जानकार, अविज्ञ माने मूर्ख। नेक्स्ट है, इसमें है बताने निम्न से कौन सा वाक्य का शुद्ध रूप है। उत्तम चरित्र निर्माण हमारे लक्ष्य होने चाहिए, इसका शुद्ध रूप क्या होगा। यहाँ पे शुद्ध होगा उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए। उत्तम चरित्र निर्माण हमारा लक्ष्य होना चाहिए, यह जो कि शुद्ध होगा। नेक्स्ट प्रश्न इसमें कह रहा है कि उस जगह एक सभा होने जा रही है, रेखांकित पद में कौन सा उपसर्ग है। उस जगह एक सभा होने जा रही है, इसमें बताना है कि रेखांकित शब्द जो है कौन सा प्रसर्ग है, यह होगा अधिकरण। समास, प्रसर्ग मतलब समास होता है, तो इसी तरह उस जगह एक सभा होने जा रही है, यानी इसका अर्थ होगा उस जगह पर एक सभा होने जा रही है, यानी अधिकरण तत्पुरुष अधिकरण के अंतर्गत आएगा। उस जगह अधिकरण कारक है। संज्ञा का वह स्वरूप जिसमें क्रिया के आधार का बोध होता हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक में विभक्ति चिन्ह में भीतर, अंदर, ऊपर, बीच इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। अगर करण प्रसर्ग पूछे तो करण में से या के द्वारा होता है। इसी तरह संप्रदान प्रसर्ग पूछे यानी समास पूछे तो के लिए, आपादान में से का प्रयोग होता है, बाकी अलगाव के लिए होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रीमा का स्वभाव श्वेता से भिन्न है, इसमें बताना है कि कौन सा प्रसर्ग है, यानी इसमें समास बताना है। तो इसमें समास होगा आपादान समास। रीमा से भिन्न यानी अलगाव का बोध हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें पुल्लिंग बताना है कि पुल्लिंग कौन सा है। समिति, गुट, कक्षा और पार्टी में पुल्लिंग बताना है। तो यहाँ पे आंसर होगा गुट। गुट जो कि पुल्लिंग है, समिति, कक्षा और पार्टी स्त्रीलिंग है। समिति, कक्षा और पार्टी स्त्रीलिंग है, गुट है जो कि पुल्लिंग है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है यानी पुल्लिंग है। बधू, दात्री, नेत्री और दही, तो इसमें आंसर होगा दही। दही जो कि पुल्लिंग होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जो होता है वह पुल्लिंग होता है। बधू, दात्री, नेत्री, नेता का नेत्री, दाता का दात्री और वर का बधू जो कि ये सब स्त्रीलिंग है, और दही जो है से पुल्लिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है कि इसमें कौन सा शब्द का प्रयोग एक वचन में हुआ है। तो आंसर होगा जनता। जनता जिसका प्रयोग जो कि एक वचन में हुआ है। ये सब जो कि ताने, तोते और कमरे जो कि बहुवचन में हुआ है। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि बहुवचन के लिए कौन सा अनुचित है, यानी इसमें कौन बहुवचन बनाया गया है जो कि गलत तरीक़े से बनाया गया है। तो इसमें आंसर होगा रीतियाँ। रीतियाँ जो कि गलत लिखा हुआ है। रीतियाँ जब बहुवचन होता है से र दीर्घई से और त हर्षई से रीतियाँ लिखाता है। यह नीतियाँ और विधियाँ, इसमें शुद्ध का ध्यान रखना है। जैसे बहुवचन सारा दिया हुआ है, बाकी इसमें कौन शुद्ध बहुवचन लिखा हुआ है उसी को देखना था। तो इसमें विधियाँ देखिए, व हर्षई और ध हर्षई विधियाँ में लिखाएगा। इसी तरह नीतियाँ में नी दीर्घई और त हर्षई से, न दीर्घई और त हर्षई से नीतियाँ में लिखाएगा। इसी तरह रीतियाँ में र दीर्घई से और त हर्षई से लिखाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि सही बहुवचन वाला शब्द को बताना है। जैसे रुपया, रुपया का बहुवचन क्या होगा। तो रुपया का बहुवचन जो होगा सो वह बताना है। तो रुपया का बहुवचन जो कि रुपये होता है। रुपया का बहुवचन रुपये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चा रो रहा है, बताना है कि यह कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है, सक्रमक क्रिया है, आक्रमक क्रिया है। इसमें बताना है कि बच्चा रो रहा है, इसमें कौन सा क्रिया है। तो यहाँ पे आंसर होगा आक्रमक क्रिया। बच्चा रो रहा है यह आक्रमक क्रिया है। आकर्मक क्रिया होती है वाक्य में ऐसी क्रिया जिसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे श्याम हंस रहा है, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है इसलिए अकर्मक होगा। प्रेरणार्थक क्रिया होता है जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी अन्य से काम करवाता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया दो प्रकार का होता है, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम होगा जैसे
पढ़ना, पढ़ना होगा प्रथम पुरुषार्थक क्रिया, पढ़वाना हो गया द्वितीय पुरुषार्थक क्रिया। तो यह काम खुद से ना कर किसी और से करवाता है, यह पुरुषार्थक क्रिया हो गया। जितना, जितवाना, यह आदि, ये सब जो कि है प्रेरणात्मक क्रिया होगा। इसी तरह पूर्वकालिक क्रिया होती है। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया होती है। एक होगा मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया से पहले एक क्रिया आएगा उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। इसी तरह सकर्मक क्रिया होगा। वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे पंकज पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए पुस्तक जो कि कर्म की आवश्यकता होती है, इसलिए जैसे अगर इसमें कहते हैं कि पंकज पढ़ता है, तो यह जो कि अकर्मक हो गया। बाकी पंकज पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें पुस्तक जो कि कर्म की आवश्यकता होगी, इसलिए यह सकर्मक क्रिया के अंतर्गत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है गुणवाचक विशेषण का उदाहरण कौन है। इसमें कौन है जो गुण बता रहा है, कैसा, चौगुना, नुकीला, कोई। इसमें बताना है कि गुण कौन बता रहा है। तो इसमें गुणवाचक जो कि नुकीला है, यह नुकीला जो कि गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। इसमें अन्य ऑप्शन है, जैसे कैसा, कैसा है जो कि सर्वनामिक विशेषण है। चौगुना है जो कि संख्यावाचक विशेषण है। इसी तरह आपका कोई, कोई जो है से यह सर्वनामिक विशेषण है। कोई कैसा सर्वनामिक विशेषण है, चौगुना जो कि संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न से बताना कि अनिश्चित वाचक सर्वनाम कौन है। तो इसमें अनिश्चित वाचक जो कि इसमें बताएं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो इसमें कोई, किसी और कुछ, ये तीनों है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पर किसका जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है अवयव ज्ञात करना है। तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, इसमें कौन सा अवयव का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हुआ है रीतिवाचक अवयव। तुम ध्यानपूर्वक पढ़ो, इसमें रीतिवाचक अवयव का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें संधि विच्छेद बताना है। आज्ञानुसार का संधि विच्छेद बताना है। तो इसका आंसर होगा आज्ञा धन अनुसार। आज्ञा अनुसार का संधि विच्छेद होता है आज्ञा धन अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, कहा सुनी में कौन सा समास है। कहा सुनी में समास बताना है। कहा सुनी में कौन सा समास है, आंसर होगा बहुव्रीहि। कहा सुनी में बहुव्रीहि समास है, तो इसको ध्यान रखिएगा। बहुव्रीहि होता है जिसमें कोई भी, मैंने दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलकर एक अन्य अर्थ को प्रकट करता है, यह बहुव्रीहि समास होता है। व्यक्तिहार बहुव्रीहि, जिससे घात प्रतिघात सुनिश्चित हो उसे व्यक्तिहार बहुव्रीहि कहा जाता है। इस समास के विग्रह से यह प्रतीत होता है कि इस चीज़ से कौन सा या उस पर चीज़ जो लड़ाई हुई, जैसे मुक्के मुक्के, मुक्के मुक्के से जो लड़ाई हुई मुका मुक्की होगा। इसी तरह घूसे घूसे से जो लड़ाई हुई घूसा घूसी। इसी तरह बातों बातों से जो लड़ाई हुई बाता बाती। इसी तरह इसी प्रकार खींचा तानी, कहा सुनी, मारा मारी, डंडा डंडी, लाठा लाठी, यह सभी बहुव्रीहि समास में आएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। घात प्रतिघात, अगर आपसे कहे घात प्रतिघात बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। मुकामुकी, घूसा घूसी, बाता बाती, खींचा तानी, कहा सुनी, मारा मारी, डंडा डांडी, लाठा लाठी, यह बहुव्रीहि समास होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है अभि उपसर्ग से कौन सा शब्द बना हुआ है। तो अभि से जो उपसर्ग बना है अभिनंदन, नंदन में अभि उपसर्ग जोड़ देंगे तो अभिनंदन का निर्माण होगा, इसलिए अभि उपसर्ग से अभिनंदन का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से बताना है कि प्रत्यय का उचित उदाहरण नहीं है। किसमें है कि उचित प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ कुचक्र, कुचक्र में जो कि प्रत्यय का प्रयोग नहीं, जो कि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कु उपसर्ग, चक्र में कु उपसर्ग जोड़ेंगे तो यह इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, प्रत्यय का उपसर्ग नहीं हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। हंस पद जो है इस विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है। तो हंस पद जो होता है
लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। हंस पद को त्रुटि विराम कहते हैं। अगर कोई लिखने में कोई चीज़ छूट गया है तो वहाँ पे हम लोग हंस पद चिन्ह का प्रयोग कर कर वहाँ छूटा हुआ चीज़ को लिखते हैं, इसीलिए हंस पद का प्रयोग होता है त्रुटि विराम के लिए। इसी तरह अगर वाक्य पूरा करने के लिए तो पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। संकेत के लिए निर्देश चिन्ह का प्रयोग होता है। अर्थ स्पष्ट करने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ विवरण चिन्ह का लोगो आप लोग देख सकते हैं, निर्देश चिन्ह का और पूर्ण विराम चिन्ह का भी लोगो देख सकते हैं। इसी तरह विराम चिन्हों की संख्या 20 बताई गई है। तो इसमें देखिए कुछ विराम चिन्ह को हम लोग देखते हैं। इसमें देखिए अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उप विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, विस्मयादिवर्तक चिन्ह, संयोजक चिन्ह, उदाहरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह हो गया। इसी तरह कोष्ठ चिन्ह हो गया यानी ब्रैकेट हो गया, निर्देश चिन्ह हो गया, लोप चिन्ह हो गया। इसी तरह लाघव चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह और त्रुटि चिन्ह जिसे हंस पद भी कहते हैं, यह हो गया विवरण चिन्ह। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट है सूरदास के काव्य किस भाषा में है। सूरदास का काव्य है जो कि ब्रज भाषा में है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बंटी किस विद्या की रचना है। आपका बंटी यह किस विद्या की रचना है, तो यह एक उपन्यास है। आपका बंटी यह एक उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता कहाँ होती है, तो लिपि की आवश्यकता जो कि भाषा को लिखते समय लिपि की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कलेजा छलनी होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। कलेजा छलनी होना इसका अर्थ होता है बहुत दुखी होना। कलेजा छलनी होना, बहुत दुखी होना। नेक्स्ट है इसमें बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से नद किसका पर्यायवाची शब्द है। नद है से किसका पर्यायवाची है, तो इसमें बताना है नद है जो कि शैलजा, शैलजा का पर्यायवाची शब्द होता है नद। इसी तरह जलज का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ जलधर, वारिद, नीरद, अम्बुद, धराधर, यह जो कि जलद का पर्यायवाची है। इसी तरह तरु का पर्यायवाची होता है पेड़, पादक, बिटप, गाक्ष, द्रुम। इसी तरह नलिन का पर्यायवाची होता है पंकज, पद्म, सरोज, जलज, कंज, राजीव, अरविंद। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है राजा का पर्यायवाची क्या होगा, तो राजा का पर्यायवाची जो कि भूप होता है। भूप है जो कि राजा का पर्यायवाची होता है। इसी तरह अन्य पर्यायवाची जो कि सरवरी, निशा, यामिनी, तमी, निशी, त्रियामा, विभावरी, छंदा, ये सब जो कि सबरी का पर्यायवाची है। इसी तरह भूतेश का पर्यायवाची होता है महादेव, शिव, शंभु, ग्रीश, शंकर, पशुपति, चंद्रशेखर। इसी तरह आर्यपुत्र का पर्यायवाची होता है दुल्हा, वल्लभ। आर्यपुत्र का भी होता है भरतार, सुहाग, शौहर, साजन और बालम, वर, ये सब जो कि आर्यपुत्र का पर्यायवाची है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रोत्साहित का विलोम बताना है। प्रोत्साहित का विलोम क्या होता है, तो प्रोत्साहित का विलोम होता है हतोत्साहित। प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें देखिए प्रोत्साहित का सही विलोम हतोत्साहित होता है। प्रोत्साहित का अर्थ होता है उत्साहित। हतोत्साहित का अर्थ होता है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें है भौतिक का विलोम क्या होता है, तो भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। भौतिक का विलोम आध्यात्मिक होता है। इसी तरह क्षमा का विलोम दंड, सृष्टि का प्रलय और ज्ञेय के अज्ञेय होता है। नेक्स्ट प्रश्न है इसमें बताना है दिगंबर शब्द का सही संधि विच्छेद। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिक प्लस अंबर, दिगंबर। नेक्स्ट है इसमें बताना है परमात्मा का संधि विच्छेद, तो परमात्मा का होगा परम धन आत्मा। परमात्मा का सही संधि विच्छेद परम धन आत्मा होता है। इसी तरह निशाचर का समास बताना है। निशाचर में कौन सा समास है, तो निशाचर में बहुव्रीहि समास है। निशाचर में बहुव्रीहि समास होगा। निशाचर अर्थात निशा में विचरण करने वाला यानी राक्षस।
तो जो भी पर्यायवाची शब्द होता है वह बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, बहुव्रीहि समास के दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगर द्वंद्व समास रहे तो द्वंद्व का दोनों पद प्रधान होता है। द्विगु में प्रथम पद जो कि संख्यावाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देहलता का समासिक विग्रह क्या होगा? देहलता का समासिक विग्रह जो होता है यह होगा देह रूपी लता। देहलता का समासिक विग्रह देह रूपी लता होगा। नेक्स्ट है, इसमें बताना है कि मुहावरा कौन सा है जो गलत है। राई का पहाड़ बनना, पंथ निहारना, दांत खट्टे होना, मुंह अनदेखी करना। इसमें बताना है कि कौन सा जो कि मुहावरा गलत है। तो मुंह अनदेखी करना यह जो कि मुहावरा गलती है। राई का पहाड़ बनना, पंथ निहारना और दांत खट्टे करना यह जो कि सही मुहावरा है। मुंह अनदेखी करना नहीं होता है, मुंह देखी करना होता है, जिसका अर्थ होता है पक्षपात करना। इसी तरह राई का पहाड़ बनना, इसका अर्थ होता है बढ़ा चढ़ा कर कहना। पंथ निहारना, इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। दांत खट्टे होना माने पस्त होना। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि सघोष व्यंजन कौन सा है। तो सघोष क्या होता है? अघोष और सघोष इसमें बताना है। तो सघोष जो इसमें ज है जो कि सघोष है। सघोष में 3, 4 और 5 जो कि सघोष के अंतर्गत आता है। इसी तरह 1 और 2 वर्ण यानी फर्स्ट और सेकंड वर्ण है जो कि अघोष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हर्षई ध्वनि निम्नलिखित में से किस स्वर के अंतर्गत आती है? यह बताना है। ह्रस्व, संयुक्त, ओष्ठ और दीर्घ यह किस स्वर के अंतर्गत आता है? तो हर्षई जो कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आता है। इसी तरह सेकंड ई है जो कि वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? पूर्वी हिंदी की बोली बताना है। तो यह जो कि अवधी है जो कि पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो यह कौरवी होगा। खड़ी बोली का अन्य सही नाम है जो कि कौरवी है। नेक्स्ट है, आँखिया हरि दर्शन की भूखी। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ये बतिया सुनी रूखी। पंक्ति में इसमें कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार रस है। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, ये बतिया सुनी रूखी यह जो कि इसमें वियोग श्रृंगार रस है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें है गणों की संख्या कितनी होती है? तो गणों की संख्या 8 है। गणों की संख्या 8 होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी तरह आप रेडियो ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, कर्मशाला कर्मचारी किसी का भी हिंदी का तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह वीडियो बेस्ट हो सकता है। इसीलिए अभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।